So, good evening to all the investors and to all the partners who have joined today. And warm welcome to all of you on behalf of NJ India in one more Saturday School, Digital Saturday School. हमने ये सैटरडे स्कूल का जो कंसेप्ट चालू किया था वो कोविड के दौरान चालू किया था, बट फॉर्चुनेटली ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें ये मौका दे रहा है बार बार कि काफ़ी सारे लोगों से हम कनेक्ट कर पाए और इंडस्ट्री के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स लोगों को आपके साथ जोड़े और उनके पास से आप अपना एक्सपीरियंस और उनके पास जो लर्निंग है, उनके पास जो कंटेंट है म्यूचुअल फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो आप जानो, राइट। तो ऐसे ही आज सैटरडे स्कूल में हम एक और पर्सनालिटी को लेके आ रहे हैं और ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री। ही इज़ मिस्टर कल्पेन पारिक, जो कि डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ है। उनका 21 साल का एक रीच एक्सपीरियंस है इस म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के इंडस्ट्री में। और डीएसपी ज्वाइन करने से पहले वो काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी काम कर चुके हैं, जैसे कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, एल&टी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, और उन्होंने अक्रॉस कैटेगरी क्लाइंट सेगमेंट में काम किया हुआ है। रिटेल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, सारे क्लाइंट्स को वो संभाल चुके हैं। तो ही नोज द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर, हाउ इन्वेस्टर बिहेव्स, और इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा कॉन्सेप्ट समय पे होना चाहिए वो उनको अच्छी तरह से पता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इज अ गुड स्टोरी टेलर। तो आपको आज ऐसे भाषा में वो समझाने की कोशिश करेंगे जो इन्वेस्टर को आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा और स्ट्रेट अवे आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडेज स्पीकर मिस्टर कल्पेन पारेख। सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू केतन फॉर इनवाइटिंग मी। ये बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं आपके हमारे इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ने के लिए। और सैटरडे को वैसे तो वीकेंड होता है, तो मुझे नहीं पता है कि मैं कितना आपके वीकेंड को जस्टिस कर पाऊंगा, बिकॉज ये टाइम आप कोई मूवी देखने में भी यूटिलाइज कर सकते थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मूवीज़ के बारे में थोड़ी बात करें, सो दैट आपको आपका सैटरडे ज़्यादा मिस ना हो। सिंस ये सैटरडे स्कूल है और ये इन्वेस्टिंग का स्कूल है, तो हम शुरू करते हैं 2 सवाल से। तो मेरा पहला सवाल ये है कि कोई भी, आप जितने भी ये व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को, क्या आप इस पर्सनालिटी को गेस कर सकते हैं क्या? और इसका जवाब आप अपने चैट मोड से दे सकते हैं। मैं आधे सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए रुकता हूँ टू जस्ट नो द आंसर। तो आप अपना आंसर आप अपने चैट बॉक्स, नीचे के दिए गए चैट बॉक्स में डाल सकते हो। Okay, then as soon as you start getting answers, please share it with all of us. Sure, sir. ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। हाँ, तो वो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ ऑडियंस को कि आप बॉलीवुड में से ये पर्सनालिटी है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन गेस। Let us wait for 5 seconds. Yes. How many answers so far? Few answers are there, sir. Mix answer है। Okay. अमिताभ सही बच्चन जवाब है किसी का? सही भी है, कुछ लोगों का गलत है, कुछ लोगों का सही है। और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और वो राजेश खन्ना, वो 2-3 आंसर कॉमन आ रहा है, बट आई थिंक मिक्स व्यू है। ओके, सो आई विल गिव द आंसर। एक्चुअली हम सब कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, तो उसमें जो एक्टर्स सभी को सवाल पूछते हैं ये वही है, ये अमिताभ की बचपन की पिक्चर है। अब मैं और एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप में से कितने लोग ये जो सुपरस्टार है जिन्होंने 60-50 साल से इंडियन मूवीज़ में अच्छा काम किया है, हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा कंपाउंडिंग किया है, जैसे हम हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसकी पहली फिल्म क्या थी? Anyone? Any guesses? उनकी पहली फिल्म अमिताभ बच्चन जी की आप बता सकते हो चैट बॉक्स के थ्रू। Okay, so I'll give you one more clue. This is the visual of that first film. और एक क्लू, ये मूवी 1969 में रिलीज हुई थी। This is as good as the
कंपाउंडिंग जर्नी ऑफ सेंसेक्स इन टर्म्स ऑफ टाइम? इसमें भी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं सर। 7 हिंदुस्तानी, दीवार, जंजीर। ओके ओके। जंजीर 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 काफी बार रिपीट हुआ है। 7 हिंदुस्तानी भी काफी बार रिपीट हुआ है। तो जिन्होंने 7 हिंदुस्तानी बोला वो सही फैंस है अमिताभ के, और सही जवाब भी है। और आप देखोगे बहुत सारे आंसर्स पॉपुलर मूवीज के आए होंगे, जैसे जंजीर है या दीवार है। तो नॉर्मली हमें सक्सेस याद रहता है। जो ब्लॉकबस्टर मूवीज होती है या अच्छी स्टोरीज होती है या अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वो ज़्यादातर याद रहते हैं। जो नॉर्मली इतनी बिलो एवरेज मूवीज होती है वो हमें याद नहीं रहती है। तो ये मूवी का नाम था 7 हिंदुस्तानी, 1969। और अगर हम जब ये सवाल पूछते हैं कि बॉम्बे टू गोवा जो एक काफ़ी लेटर ऑन पॉपुलर फिल्म बनी थी, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये पहली मूवी थी, जबकि ये अमिताभ की 11वां मूवी, दिस वाज द 11th मूवी। सो देयर वर 10 मूवीज जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बीच में क्या थी। और जो पहली सक्सेसफुल मूवी थी हमें वो याद रह जाती है। मार्केट्स में भी यही होता है, जब सक्सेस मिलना शुरू होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले 2 या 3 साल में देखा, एक साथ करोड़ों नए इन्वेस्टर्स ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को शुरू किया स्टॉक मार्केट्स में जुड़ के, या तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए या SIPs हो या स्टॉक्स के साथ। लेकिन वो सक्सेसफुल फेज में ही बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सक्सेस के पहले का जो फेज है, जो बहुत कम लोग उसे याद रखते हैं। अगर मैं और एक सवाल ये पूछूं कि ये मूवी शायद किसी को ना याद हो, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ अमिताभ का। मैंने बहुत सारी मूवीज उसकी 25, 30, 50 बार देखी है। लेकिन जब तक ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया आज दोपहर तक, तब तक मुझे मालूम नहीं था ये भी एक मूवी है जिसमें अमिताभ ने काम किया है। ये उसकी 22वीं मूवी थी। दिस वाज द 22nd मूवी इन 1973। सो 1969 में शुरुआत की थी एक्टिंग करियर की। 4 साल में 22 मूवीज की, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही मूवी है जो मेमोरेबल थी, विच वॉज बॉम्बे टू गोवा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज, भले कितने भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हो, इन्वेस्टर्स हो, फंड मैनेजर्स हो, एक्टर्स हो या साइंटिस्ट हो या क्रिकेटर्स हो, हर दिन सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस पैची होता है, सक्सेस लीनियर नहीं होता है। ये एक फेज होता है जब इन्वेस्टर हो या आप एक्टर हो या प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो। देयर आर फेजेस जब रिटर्न नहीं बनता है, देयर आर फेजेस जब रिटर्न बहुत ज़्यादा बनता है, और देयर आर फेजेस जब कैपिटल लॉस होता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट दिस दैट जो मार्केट का जर्नी एक होती है, आप अगर पिछले 40 साल की सेंसेक्स की भी जर्नी देखोगे और उसे डिवाइड करोगे 3 सेगमेंट में, 3 सेगमेंट होते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स, जीरो रिटर्न्स एंड पॉजिटिव रिटर्न्स। तीनों को एवरेज अगर हम करते हैं तो रफली 13 से 14% का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न बनता है। लेकिन वो 13% कमाने के लिए पहले 2 फेजेस से भी गुजरना बहुत जरूरी है, विच इज फेजेस ऑफ जीरो रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। शायद हम अभी उस फेज से जा रहे हैं जहाँ पे फेजेस ऑफ फ्लैट रिटर्न या जीरो रिटर्न होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और एक सवाल, ये मूवी कितने लोगों को याद है? मोस्ट पीपल विल think of this as one of the most blockbuster movie in the early days of अमिताभ। ये भी 1973 में रिलीज हुई थी और ये 23वीं मूवी थी, लेकिन ये सबसे पहली सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी थी। तो अगर आप देखोगे ये पूरे एग्जाम्पल्स का कोर मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 23वीं फिल्म में सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर इनाम मिला। रिटर्न्स जनरेट करने के लिए पहले दिन से रिटर्न नहीं बने, पहले महीने से रिटर्न नहीं बने, या पहले साल से भी रिटर्न नहीं बने। फॉर अ सुपरस्टार ऑफ दिस कैलिबर उसे भी 4 साल लगे अपनी पहली मूवी को, अपनी 23वीं मूवी को सुपरहिट बनाने के लिए। और इसमें मल्टीपल चीज़ों का रोल होता है। एक होता है स्किल का, कंटेंट का, मूवी की डायरेक्शन अच्छी हो, स्टोरी अच्छी हो, एक्टिंग अच्छी हो, बट साथ में ये भी होता है कि लक ज़रूरी है, एक एनवायरनमेंट ज़रूरी है, सोसाइटी का एक एनवायरनमेंट जो मूवी के साथ जुड़ जाए, एंड दैट मेक्स मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स फील वेरी गुड अबाउट इट। तो जब सब कंडीशन एक साथ मिल जाती है तब सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अभी तक के जो हमने ये एग्जांपल्स देखे, ये बताते हैं कि सक्सेस लंपी होता है, लीनियर नहीं होता है,
इसे बाजार के उतार चढ़ाव के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक अच्छा दौर शुरू हुआ था 1970s और 80s में, व्हेन a lot of these blockbuster movies kept coming, एक के बाद एक, whether it was Sholay or Kabhi Kabhi or Mar Akbar Anthony. If you notice, all three of them had very different types. One was an action movie directed by a very different director. One was a romance movie, again directed by a different director. तीसरी मूवी जो थी ये एक क्या बोलते हैं मसाला मूवी, which had a mix of comedy and everything. So, what I'm again saying here is uh, the same actor can deliver in different type of styles and a different type of environments, which again can be a face of randomness and luck also, apart from the skill जो वो एक्टर लेके आ रहा है. So ये एक ऐसा फेस था जब कोई भी एक्टर बहुत पॉपुलर हो जाता है तो हम हमेशा ये बेट करते हैं कि इसकी अगली जो मूवी होगी वो भी सक्सेसफुल होगी. बट ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस इसी स्पीड से चलता रहे. अगर जैसे हमने ये 3 मूवीज़ देखी पहले, शोले, कभी कभी और अकबर एंथनी, दे वर ब्लॉकबस्टर मूवीज़. लेकिन उसके बाद फिर से 1977 से 81 का फेज़ आया जहाँ पे ये ऐसी मूवीज़ थी जो शायद किसी को याद भी ना हो, या इतनी सुपर फ्लॉप मूवीज़ थी जो किसी ने इसको ध्यान में नहीं रखा. तो अगेन ये दिखाता है, हमें साबित करता है कि फ्लक्चुएशंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे फ्लक्चुएशंस आर अ पार्ट ऑफ मार्केट्स. फिर हर 8 से 10 साल में बाजार में बड़े झटके आते हैं, बड़े करेक्शंस और शार्प क्रैशेस होते हैं. हमने देखा है 2000 में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था. 2008-9 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तब एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ. 2020 में कोविड के बाद एक बड़ा क्रैश हुआ. अब ग्लोबल मार्केट्स में इस साल 2022 में फिर से एक क्रैश हो रहा है, और ये बहुत जल्दी हो रहा है. नॉर्मली 8 से 10 साल में बड़े करेक्शंस होते हैं, 2-2 साल में रिपीट नहीं होते हैं. लेकिन इस बार हमने देखा है कि एटलीस्ट यूएस मार्केट्स में, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या जो ग्लोबल इनोवेशन का सेक्टर है, वहाँ पे इसी साल में 30 से 35% का काफ़ी बड़ा करेक्शन या क्रैश हुआ है. तो सेम अमिताभ की स्टोरी के साथ अगर हम लिंक करें इसे, तो वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवीज जहाँ पे एक हेल्थ हजार्ड हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वेयर it was life threatening, but thankfully everyone's prayers and his fighting skills, उसने survive किया, and he again came back in the industry. But ज़रूरी नहीं है कि past success है तो अगले साइकिल में फिर से आपको सक्सेस मिले. उसके बाद की जो फिर से 1983 के बाद एक 5-6 साल का गैप था, और फिर 89 से फिर से when he came back into acting, almost 10 से 11 साल तक he became a failed star. All these movies were blockbuster super flops almost for 11 years. So जिसने इंडिया के सबसे बड़े एक्टर है, जो बोलते हैं कि दुनिया के सबसे बेस्ट एक्टर है, उनका ये 11 साल का फेज था जब ब्लॉकबस्टर फ्लॉप्स एक के बाद एक, बैक टू बैक फ्लॉप्स आ रहे थे. तो अगेन ये दिखाता है हमें कि हर चीज में साइकिल्स होती है, तेजी के बाद मंदी की साइकिल, मंदी के बाद फिर से तेजी की साइकिल, एंड दिस कीप्स रिपीटिंग. और ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. और फिर लास्ट में जैसे 2000 के बाद एक कंप्लीट रिफॉर्म हुआ जब उसने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया एज अ टीवी एंकर, और ही स्टार्टेड कमिंग इनटू वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, एंड वहाँ से एक दूसरी जर्नी शुरू हुई. 2000 से आज 22 साल निकल गए हैं. अमिताभ हैज मेड सम ऑफ द बेस्ट मूवीज जो सदियों डेकेड्स के लिए लोग याद रखेंगे. और सिर्फ मूवीज नहीं, बट इसे हम बोलते हैं कि एक ऐसा एसेट है जिसके पास मल्टीपल क्लास है ऑफ बीइंग एन एंकर, बीइंग a brand endorsement, being a very big brand for different type of industries. So यहाँ तक हम मूवीज की बात कर रहे थे, और यहाँ तक मेरा बोलने का सिर्फ एक ही मैसेज था कि ये क्या हमने पिछले 10 मिनट में मैंने कोशिश की आपसे समझाने की कि हर चीज में वॉलेटिलिटी होती है. और ये आज का जो आज की क्लास का टॉपिक है कि वॉलेटाइल फेज में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए. मेरा ये मानना है कि हर फेज बाजार में वॉलेटिलिटी उसका एक फीचर है. ये कोई नई बात नहीं है या कोई अनयूजुअल बात नहीं है. अगर आप में से या हम में से कोई भी ये एक्सपेक्ट करे कि वॉलेटिलिटी क्यों हो रही है, या ये गलत है या नहीं होना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है. वॉलेटिलिटी इज एम्बेडेड, ये जुड़ी है बाजार के हर दिन के साथ. आप अगर मार्केट के 100 दिन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे
तो 50 दिन मार्केट नीचे जाता है और 50 दिन ऊपर जाता है, लेकिन जो 50 दिन ऊपर जाता है वो रेट ऑफ रिटर्न इतना ज़्यादा होता है बाकी के 50 दिनों से कि लॉन्ग टर्म में ये 13 से 14% रिटर्न दे पाया है, एटलीस्ट इंडिया में, फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। तो वॉलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि वॉलेटिलिटी रहेगी। कोई अगर आपको ये बोले कि ये वन वे जर्नी होगी, आपकी हर साल वेल्थ आगे बढ़ेगी, हर साल अच्छे रिटर्न बनते जाएंगे, तो वो झूठ होगा। तो और उस झूठ को मान के कभी आप अपने मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट मत करना। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वॉलेटिलिटी परमानेंट है, वॉलेटिलिटी फॉरएवर है, और इसे आप अपने इन्वेस्टमेंट से निकाल नहीं सकते। इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए आप अलग अलग स्टाइल के पोर्टफोलियोज डिज़ाइन कर सकते हो, अलग स्टाइल्स के फंड्स होते हैं जो वॉलेटिलिटी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका है वॉलेटिलिटी को एलिमिनेट करने का, और वो तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही ना करें, आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कीजिए। जीरो वॉलेटिलिटी है, स्ट्रेट लाइन का रिटर्न मिलता है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन का रिटर्न मिलता है वो सिर्फ 5, 6 या 7% का रिटर्न मिलता है, वो भी प्री टैक्स, और उससे इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होता है, उससे वेल्थ क्रिएशन नहीं होती है, उससे पैसा सिर्फ बैंक के अकाउंट में बहुत ही कम रेट ऑफ रिटर्न से आगे बढ़ता है। तो वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना पॉसिबल है, लेकिन अगर हमने वॉलेटिलिटी को अवॉइड किया तो हम अपने आप वेल्थ क्रिएशन को भी अवॉइड करेंगे। तो इसीलिए अभी हम आगे फिर से शुरू करते हैं कि अगर आगे चल के अगले 3 से 5 साल में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि पिछले 5 से 10 साल में एक काफ़ी इजी फेज था स्टॉक मार्केट्स के लिए दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे आए थे, और अभी वो इंटरेस्ट रेट का साइकिल टर्न हुआ है जहाँ पे हर देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा रहा है, और उसे कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर की जितनी भी बड़ी सेंट्रल बैंक्स है, जैसे इंडिया की रिजर्व बैंक है, इन सब ने तय किया है कि हम इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, और जो पिछले 5 से 10 साल में बाजार में लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई है उसे हम धीरे धीरे करके अगले 1 से 2 साल में कम करेंगे। जब ये दोनों चीज साथ में आती है तो स्टॉक मार्केट्स या कोई भी एसेट क्लास रिएक्ट करता है, स्पेशली जो एसेट क्लास बहुत ऊपर और बहुत स्पीड से ऊपर गया हो वो ज्यादा स्पीड से रिएक्ट करता है, और इसीलिए टेक्नोलॉजी का सेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पिछले 10 साल का पूरी दुनिया का सबसे विनिंग सेक्टर जो था वो टेक्नोलॉजी था। सबसे बेस्ट रिटर्न जहां से मिले थे पिछले 10 साल में वो नैस्डैक में थे। तो आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में सबसे पहला और सबसे बड़ा करेक्शन नैस्डैक में हुआ है। अब धीरे धीरे वो बाकी के सेक्टर्स में करेक्शन जाना शुरू हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नई बात नहीं है, ये न्यूज आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है। इसका मतलब है मार्केट ने ऑलरेडी इस न्यूज को डिस्काउंट कर लिया है, और ऑलरेडी इसके वजह से काफी सारे कंपनीज के शेयर के प्राइसेस 10% से लेकर 40% तक नीचे आए हैं, और अच्छी कंपनीज के शेयर के प्राइसेस, और इसीलिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो है, म्यूचुअल फंड के एनएवीज है वो भी सस्ते हुए हैं। इक्विटी फंड्स के यूनिट्स 15 से 20% से सस्ते हुए हैं। 6 महीने पहले इनका जो भाव था या अक्टूबर में जो एनएवीज थी वहां से एनएवीज 15% से 20% नीचे आई है इक्विटी फंड्स की। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा ये मानना है कि एनजे जैसे प्लेटफॉर्म ने अपने पूरे बिजनेस मॉडल में एक ही मैसेज दिया है हमेशा कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए इक्विटी सबसे सही एसेट क्लास है। इसमें बीच बीच में वॉलेटिलिटी आती रहेगी, लेकिन आप 15, 20, 25, 30 साल की SIPs करते रहिए, एसेट एलोकेशन करते रहिए, आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्मूथ नहीं होगी लेकिन कंप्लीट जरूर होगी। और उस जर्नी में अगर आपको यूनिट्स खरीदने का काम बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ाना है, आपको यूनिट ज्यादा कब मिलेंगे? या तो आप ज्यादा पैसा लगाओगे तो आप ज्यादा यूनिट खरीद सकते हो बाजार की दुकान से, या जब यूनिट्स का भाव सस्ता हो तब आपको अपने आप ज्यादा यूनिट मिलेंगे। तो ये ऐसा फेज चल रहा है अभी जब यूनिट सस्ते हो रहे हैं और आपको ज्यादा मिलेंगे। एक सिंपल फॉर्मूला है मैथमेटिकल, आपका या मेरा जो भी अगर हम बोले AUM है या पोर्टफोलियो है, उसकी फॉर्मूला क्या है? पोर्टफोलियो की फॉर्मूला है NAV इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। NAV आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब जब मार्केट ऊपर जाएगा NAV ऊपर जाएगी, जब जब मार्केट नीचे जाएगा NAV नीचे जाती है। यूनिट्स आपके कंट्रोल में है। तो ये ऐसा तो इस फॉर्मूला में वेल्थ को बढ़ाने के लिए दो लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक है बाजार का, मार्केट्स का, और एक है
हमारा या यूनिट्स का। तो ये ऐसा फेज है जब मार्केट नीचे जाती है और एनएवीज नीचे जाती है, अपने आप यूनिट्स बढ़ जाते हैं। तो इस फेज में अगर आपने अपना काम सही कर लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते रहे आप स्टेडी स्टेट से, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस या एक्स्ट्रा सेविंग्स आए तो और ज्यादा स्पीड से अगर आपने यूनिट कलेक्शन बढ़ा दिया, और फिर जब जब मार्केट का साइकिल चेंज होगा, जैसे फ्लॉप मूवीज के बाद फिर से हिट मूवीज आना शुरू होंगे, तब एनएवीज बढ़ना शुरू होगी। लेकिन एनएवीज जब ज्यादा यूनिट्स पे बढ़ती है तो वेल्थ क्रिएशन बहुत ज्यादा स्पीड से होता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बोलना बहुत आसान होता है कि वॉलेटिलिटी को आप अपने दोस्त उसको आप बना लीजिए, उसको एम्ब्रेस कर लीजिए। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो का स्टेटमेंट खोल के देखते हो और अगर दिखता है कि मेरे 100 रुपए की वैल्यू आज 95 या 90 हो गई, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। ऑफकोर्स ये रियलिटी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन इससे बचने का या इससे बेहतर एक तरीका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन कर लीजिए। और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। तो बहुत तेजी के टाइम में काफी टाइम कुछ कुछ इन्वेस्टर्स गलती ये करते हैं कि अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल्स के लिए वो इक्विटी का सहारा लेते हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो गलत फॉर्मूला है। शॉर्ट और मीडियम टर्म गोल्स के लिए डेट फंड और हाइब्रिड फंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी फंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार आप फिर से खाली अपना पोर्टफोलियो या अपना जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लान है, आपके एडवाइजर के साथ रिव्यू कर लीजिए कि अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो वो इक्विटी प्रोडक्ट के थ्रू फुलफिल होना चाहिए, और अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो वो इक्विटी के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए। उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल्स, ये एक अगर मैंने सिर्फ आपको ये स्क्रीन दिखा के यहाँ पे आपसे सवाल पूछा कि जो आप नाम देख रहे हो ये क्या है, तो ये है बैंक की डिपॉजिट्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे नाबार्ड है, एक्सिम है, सिडबी है, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, उनकी डिपॉजिट्स, या एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की डिपॉजिट्स। नॉर्मली इंडिया एज अ कंट्री हम ज्यादा निवेश करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स में, और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए काफी टाइम हम सोचते हैं कि हम एफडीज में पैसा रख देंगे। तो म्यूचुअल फंड में आप सबको मालूम होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एक बहुत टैक्स एफिशिएंट डिजाइन है जिससे आप 10 से 15 एफडीज और बॉन्ड्स को एक ही पोर्टफोलियो के अंदर खरीद सकते हो। और आपको अलग अलग बैंक की एफडी में पैसा रखने से बेहतर है कि आप एक साथ एक ही फंड के अंदर 10 से 15 एफडीज आपको एक साथ मिलती है। और जब म्यूचुअल फंड बड़े अमाउंट्स पे ये एफडीज में अपना पैसा, आपका पैसा लगाती है, तो थोड़ा रेट का भी एडवांटेज मिलता है, और सबसे ज्यादा टैक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जब आप और मैं अगर एक साल की एचडीएफसी बैंक की एफडी आज लेने जाते हैं तो हमें 5% मिलता है, और अगर आपका टैक्स का स्लैब 20% है तो आपका नेट टैक्स भरने के बाद जो रिटर्न, टैक्स, सरचार्ज, टीडीएस, ये सब काटने के बाद जो हाथ में रिटर्न बनता है वो 4% बनेगा। आज की तारीख में बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना शुरू हुए हैं, बैंक की एफडी के रेट्स इतने ऊपर नहीं गए हैं, लेकिन हम जिस तरह से फंड के अंदर एफडीज के ऑल्टरनेटिव को लेके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आज एक साल के जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या कमर्शियल पेपर है उनके रेट 6% पे पहुंच गए हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टैक्स स्लैब 20% नहीं, लेकिन 3 साल अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो इंडेक्सेशन को लेके सिर्फ 5% का इफेक्टिव टैक्स स्लैब बनता है। इसे इंडेक्सेशन बोलते हैं। तो इफेक्टिवली आपका जो रिटर्न है टैक्स काटने के बाद इन्फ्लेशन रफली 5.5% के आसपास आ सकता है टैक्स फ्री, जो काफी बेहतर है बैंक एफडी के रिटर्न से। और दूसरा एडवांटेज ये है कि फॉर सम रीजन अगर आपको 3 साल आप नहीं रुक सकते हो, सडनली आपकी कोई रिक्वायरमेंट आ गई और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 24 घंटे में आपको पैसा मिल जाएगा। ये मैंने ऑप्शन आपको क्यों दिखाया, ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ऑप्शन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म टेम्पररी नीड्स और गोल्स के लिए, क्योंकि बाजार जब ऊपर नीचे जाता है तो आपके गोल्स या आपके शॉर्ट टर्म ऑप्शन जो है उसको आपको बाजार के साथ जोड़ने में तकलीफ होगी, क्योंकि आपको मान लो 1.5 साल बाद कॉलेज की फीस भरनी है, या 2 साल बाद आपको घर लेना है, और तभी अगर मार्केट 15% नीचे चला गया, तभी कोविड जैसा और कोई इवेंट हो गया, तो आपके कैपिटल में नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने आपका इन्वेस्टमेंट सेफर डेट फंड में अगर इन्वेस्ट किया तो बाजार से उसका कोई कनेक्शन नहीं है।
वो आपको एवरेज 4.5-5-6% के आसपास टैक्स रिटर्न देते रहेगा। तो ये एक ऑप्शन ध्यान में रखिए फॉर शॉर्ट टर्म 3 ईयर प्लस गोल्स। नेक्स्ट, there are some requirements which we have, which is 7 years, 8 years down the line. For such requirements, normally और स्पेशली जब मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, इसमें फ़ायदा ये है कि जब पोर्टफोलियो का 1/3 हिस्सा बॉन्ड्स में होता है या डेट में होता है, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इससे जब बाजार फ्लक्चुएट करती है तो पूरा 100 रुपया मार्केट के साथ फ्लक्चुएट नहीं करेगा, सिर्फ 70-75% मार्केट के देगा। दिस इज लाइक अ ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, इक्विटी इज लाइक एन एक्सेलरेटर ऑफ अ कार, लेकिन हर कार में ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में जब भी स्पीड ब्रेकर हो या रोड खराब हो या ट्रैफिक ज्यादा हो या ट्रैफिक सिग्नल आ जाए, आपको ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल और अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा इक्विटी से ज्यादा डिविएशन नहीं है। और ये आप डेटा अगर देखोगे यहाँ नीचे जहाँ मैंने रेड कलर का बॉक्स दिखाया है, आप अगर निफ्टी का लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर हम देखें, अगर कभी भी हमने 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हो, तो मंदी के मार्केट में 4% रिटर्न बना है और तेजी के मार्केट में 13%, 13.6% रिटर्न मिला है, सॉरी 32% रिटर्न मिला है। लेकिन हम तेजी वाले को तेजी का नंबर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम रिटर्न मैंने दिखाया है कोई भी एसेट क्लास का, वो सिर्फ तभी मिलता है जब हम बहुत ही मंदी में पैसा इन्वेस्ट करें। जब बहुत बड़ा क्रैश हुआ हो तो उसको हम एक बार के लिए हटा देते हैं और सिर्फ मीडियन पे अगर आप फोकस करिए तो मार्केट का जो मीडियन रिटर्न है, जैसे मैंने बताया पहले भी, लॉन्ग टर्म मीडियन रिटर्न 13 से 14% है, और तो निफ्टी का मीडियन रिटर्न 13.6 है, और ये हाइब्रिड फंड जो है इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, इसका मीडियन रिटर्न 14% है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना है कि जो वर्स्ट केस मिनिमम रिटर्न है 7 साल के एवरेज होल्डिंग पीरियड का, कि आपने 2000 के साल में डाला था, 2007 में निकाल दिया, या 2001 में डाल के 8 में निकाल दिया, 2007 की तेजी में डाला, फिर मार्केट क्रैश हो गया और आपको 2014 में ये पैसा निकालना पड़ा, फिर भी मिनिमम रिटर्न 8% मिला है, जो एफडी के रिटर्न या डेट के रिटर्न से ज्यादा है। और जो एवरेज रिटर्न है, मीडियन जिसे हम बोलते हैं, वो 14.1 है, जो निफ्टी के रिटर्न से काफी पास में है। तो आपको निफ्टी जैसा ही रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में, और कम फ्लक्चुएशन और कम वॉलेटिलिटी के साथ मिलता है। तो जब बाजार वॉलेटाइल हो और अगर आपको थोड़ा डर लगे या आपको लगता है कि मुझे ज्यादा ये मेरे में क्षमता नहीं है मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने की, तो ये एक बेहतर सोल्यूशन आप यूज कर सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड, आई स्विच ऑन द लाइट्स। सॉरी। दूसरा एक फॉर्मूला है जो बाजार जब उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन अगर आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हमारे लैंग्वेज में हम इसे सेकंड सैलरी या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। तो मैंने इसी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड का एग्जांपल लिया है। तो इस फंड में जैसे हमने देखा कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना लमसम पैसा एफडी में लगा देते हैं, या थोड़ा रियल एस्टेट में लगा देते हैं, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 15 या 20 साल बाद हमें हर महीना अगर कुछ इनकम चाहिए हमारे घर के खर्चों के लिए या कैश फ्लोज के लिए, तो उसके जरिए वो सोल्यूशन मिलता है। तो इसका काफी बेहतर टैक्स एफिशिएंट सोल्यूशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने डिजाइन किया है, जिसका नाम हम उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे एसआईपी होती है जहां पे आप यूनिट्स खरीदते हो हर महीना पैसा लगा के, एसडब्ल्यूपी एसआईपी का उल्टा है, जहां पे हर महीना आप आपके खरीदे हुए यूनिट से कैश फ्लो जनरेट करते हो, और आपको जो अमाउंट का कैश फ्लो चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो। आपको 6% का विड्रॉल लेना है, 10 का लेना है, 8 का लेना है, डिपेंडिंग ऑन योर नीड यू कैन चूज दैट विड्रॉल रेट। और आपको अगर एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए हर महीना, किसी को 2000 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, जो भी अमाउंट है वो डिसाइड करके आप एक इनपुट वैल्यू डिसाइड करके अपने इस प्लान को बना सकते हो। तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फंड की हिस्ट्री 23 साल है।
इसलिए मैंने ये फंड लिया है। और इसलिए क्योंकि इसमें 30% डेट होता है तो थोड़ा ये वॉलेटिलिटी को कुशन भी कर देता है। तो अगर किसी ने 23 साल पहले इसमें अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हो और बोले कि मुझे हर महीना 5,000 चाहिए पहले ही महीने से, तो आपको हर महीना 5,000 आप निकाल सकते हो। विच मीन्स 10 लाख इन्वेस्ट किया, हर साल 60,000 रुपया आपने निकाल लिया, और 23 साल से अगर ये फॉर्मूला चल रहा हो तो टोटल विड्रॉल 23 साल में 23 इंटू 60,000 विल बी 13,85,000। मतलब आपने 10 लाख लगाया और 13.85 लाख निकाल लिया कैपिटल के साथ, रफली, और 4 लाख आपने निकाल लिया। उसके बाद भी आपके हाथ में आज की तारीख में 1,18,00,000 आपके हाथ में होता। अब ये पॉसिबल हुआ है कि क्योंकि पिछले 23 साल में इस फंड का रिटर्न 14% था। पॉसिबल है कि शायद ये रिटर्न 10% पे चले जाए या ये 16 पे चले जाए, तो ये नंबर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। विड्रॉल अमाउंट वही रहेगा जो टोटल विड्रॉल अमाउंट है। कॉर्पस इन हैंड 1.18 के बजाय शायद 1 करोड़ हो जाए, शायद 90 लाख हो जाए। अगर रिटर्न अच्छा होता तो 1.25 करोड़ हो सकता था। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका 10 लाख जो है वो सिर्फ इंटैक्ट नहीं रहा, वो बहुत बड़ा कॉर्पस बन गया और आपके मंथली नीड्स भी इससे आपको मिल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। जो जब जब मार्केट भले ऊपर नीचे जाए, मार्केट्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन आपके कैश फ्लोज को अगर आपको इंटैक्ट रखना है तो ये विड्रॉल के ऑप्शन को आप ध्यान में रखिए। अब मैं अगले 5 मिनट में सिर्फ 3-4 ऐसी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको मूवी के जरिए बताया। बाजार में फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसे मैं लाइव एग्जांपल के जरिए दिखा रहा हूँ। ये एग्जांपल है, एक फंड है हमारा जिसका नाम है DSP फ्लेक्सी कैप फंड। ये हमारा सबसे पुराना फंड है, इसलिए इसके पास लंबी हिस्ट्री है। 97 में ये फंड लॉन्च हुआ था, 25 साल की हिस्ट्री है। और 25 साल में बहुत कुछ हुआ है। बहुत तेजी हुई है, बहुत बड़ी मंदी हुई है। 5-5, 10-10 साल का बोरिंग फेज भी हुआ है जब बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया हो। इंडिया ने 2 स्टेप आगे लिए हैं रिफॉर्म्स के जरिए, अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए, और कभी कभी 2 स्टेप पीछे भी लिए हैं। खराब गवर्नमेंट्स आ गई, गलत टैक्स डिसीजंस हुए, तो ये आगे 1-2 स्टेप आगे पीछे लेते लेते भी आप अगर देखोगे, मैं आपको इस फंड की अलग अलग फेज की हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। पहला ये चार्ट है 97 से 2005, पहले 8 साल का, और इस 8 साल के पीरियड में इस फंड ने 2 बार बड़े करेक्शंस देखे थे। 98 के बाद जो टेक्नोलॉजी फंड का बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था, तब ऑलमोस्ट 69% से इसकी एनएवी नीचे गई थी पूरी मार्केट में, तब बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था। और फिर 2000 के बाद भी एक फेज था जब 25 से 30% एनएवी नीचे गई थी। उसके बाद ये नेक्स्ट फेज हम देख रहे हैं 2006 से 2020 वाला पीरियड, द नेक्स्ट 15 इयर्स। 2006 में इसकी एनएवी 30% से नीचे गई थी। तब कुछ मुझे याद है चाइना में बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था, मेटल स्टॉक्स और समथिंग एट क्रैश सडनली, एंड उसके चलते इंडियन मार्केट्स आल्सो हैड करेक्टेड। फिर 2008 की मंदी हुई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये फंड की एनएवी 56% से नीचे गई। फिर वहां से एनएवी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई, लेकिन 2010 के बाद फिर से 30% करेक्शन हुआ, और अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पे 36% से इसकी एनएवी नीचे गई थी। तो आप देखोगे जबकि लॉन्ग टर्म चार्ट हमेशा ऊपर जा रहा है, ये पीछे वाले में भी और इस वाले चार्ट में भी, लेकिन बीच बीच में ऐसे करेक्शन आते रहेंगे। 31, 56, 29, 36, एंड रिसेंटली दिस ईयर the NAV of this fund has fallen by 18%. So ये shorter phases of correction आते रहेंगे, लेकिन जब आप पूरा पिक्चर लंबा करके देखोगे पूरे साइकिल 25 साल में, तो 25 साल में ये फंड का टोटल रिटर्न अराउंड 18% है। मेरा ये मानना नहीं है कि शायद अगले 25 साल में भी 18% ही मिलेगा, क्योंकि थोड़े बहुत रिटर्न्स अभी मॉडरेट होने चाहिए। तो अगर 12% भी मिल जाए तो बहुत बड़ा कंपाउंडिंग है। और ये आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भले कितने भी 20 से 50% के करेक्शन हुए, लेकिन जितने भी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाए रखा 25 साल तक, जब से ये फंड शुरू हुआ था, तो 10 लाख की वैल्यू आज 7.25 करोड़ हो गई है। या किसी ने 10,000 की एसआईपी अगर हर महीना की होती, हर महीने की होती 25 साल से, तो उसकी वैल्यू आज 4.5 करोड़ हो गई है। और आप जैसे देखोगे कि लॉन्ग टर्म में ये चार्ट ऊपर ही जाएगा, शॉर्ट टर्म में ये ऊपर नीचे और फ्लैट 3 डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये ऊपर जाएगा। अभी मुझे और एक स्टेटिस्टिक आपको देनी है कि ये
ऐसे कितने इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास जिनका 10 लाख 7 करोड़ हुआ? सिर्फ 26 इन्वेस्टर, सिर्फ 26 इन्वेस्टर है जिन्होंने ये पूरी जर्नी खेली है, जिन्होंने भरोसा रखा अपने आप पर, इस फंड पे या मार्केट्स पे या इक्विटी के कंपाउंडिंग पे, और जो कभी मार्केट के बाहर निकले नहीं। बीच बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर आए और निकल गए, आते रहे और निकलते गए, लेकिन सिर्फ 26 इन्वेस्टर है जो ये पूरी जर्नी रह के करोड़पति बन पाए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा ये साइकिल प्ले किया है। इनफैक्ट आज की तारीख में इस फंड में टोटली 3 लाख के आसपास इन्वेस्टर होंगे, लेकिन सिर्फ 26 इन्वेस्टर है जिन्होंने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो है टाइम या पेशेंस, वो देने वाले सिर्फ 26 इन्वेस्टर है। और ये एक आपको अंदाजा देगा कि वेल्थ क्रिएशन वैसे आसान है बट फिर भी मुश्किल है, बिकॉज हम बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हर दिन के उतार चढ़ाव से, हर दिन के गुड और बैड न्यूज से। नए नए डेवलपमेंट होती है और जब फ्लक्चुएशन आते हैं तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। दूसरा एक बेहतर तरीका है अपने वॉलेटिलिटी वाले फेज में अगर आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर के जैसे बिहेव करना है, तो मुझे मालूम है कि आप सब नॉर्मली एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हो, लेकिन एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है एसआईपी का जो बड़ा भाई है, जिसे हम बोलते हैं एसआईपी टॉपअप। इससे क्या होता है कि आपका हर साल यूनिट कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो और अट्रैक्टिव होता है। आप अगर पहले साल में आपने 100 यूनिट खरीदे तो दूसरे साल में आप 105 खरीद सकते हो, तीसरे साल में 110, और हर साल अगर आप अपने यूनिट्स को इंक्रीमेंट दे तो उससे आपकी वेल्थ क्रिएशन और जल्दी हो सकती है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, फिर से हम फ्लेक्सी कैप फंड का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि 25 साल की हिस्ट्री है। 2 इन्वेस्टर थे, एक ने 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट किया फ्लेक्सी कैप फंड में 97 में, तो इसकी वैल्यू 4.5 करोड़ के आसपास है आज की तारीख में। और एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसने एसआईपी के बड़े भाई का सहारा लिया टॉपअप का, और उसने शुरू की अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी 10,000 रुपये से, लेकिन सिर्फ एक और टिक मार्क किया एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय पे कि मैं हर साल के एंड में 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट सिर्फ एक्स्ट्रा दे दूंगा मेरी एसआईपी को। तो पहले साल के जो 12 इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रुपये के होंगे, दूसरे साल में ये हो जाएंगे 11,000 के, पूरे 11,000 हर महीने, फिर तीसरे साल में 12,000, और इस तरह से हर साल सिर्फ 1,000 रुपये से अगर मैंने अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दिया तो ये 4.5 करोड़ के ऊपर और 2 करोड़ जुड़ जाते हैं। 4.5 की वैल्यू 6.5 करोड़ हो गई। आपने रफली 40% एक्स्ट्रा रिटर्न सिर्फ 10% एक्स्ट्रा मंथली इन्वेस्टमेंट करने से आप आपकी फाइनल वेल्थ की वैल्यू को 40% से आप आगे बढ़ा सकते हो। अब जब जब हम ऐसे आके सैटरडेज को या हमें मौका मिलता है आप सबसे बात करने के लिए, हमारे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आप सबको बताते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 26 इन्वेस्टर क्यों होते हैं किसी भी लॉन्ग टर्म जर्नी में, ये सिर्फ डीएसपी की बात नहीं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में देखेंगे या किसी भी अच्छे स्टॉक जिसने 25-30 साल कंपाउंडिंग किया हो, बहुत कम इन्वेस्टर है जो इस कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। तो एक तरफ इन्वेस्टिंग आसान है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि हमारे और आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि मैं फंड एक्स में पैसा लगाऊं या वाई में, मैं डेट में इन्वेस्ट करूं या इक्विटी में, मार्केट नीचे जा रहा है तो शुड आई गेट आउट और शुड आई ऐड मोर। इस तरह के जो डिसीजंस है, और काफी टाइम सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि हम कुछ ना करें। इनफैक्ट नॉट डूइंग एनीथिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द बेस्ट डिसीजन मोस्ट पॉइंट्स इन टाइम। और ये जो अच्छे डिसीजंस हो, जो अच्छे बिहेवियर हो, उसे बहुत मुश्किल है अपने आप डिसिप्लिन के साथ इनकलकेट करना। तो ये अगर आपके पूरी जर्नी में एक अच्छा आपके साथ कोच मिल जाए, अच्छा एडवाइजर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ मिल जाए जो आपको गाइड कर सके, तो बहुत ज़्यादा चांस है आप वो 26 इन्वेस्टर में हो सकते हो जिन्होंने पूरी लंबी कंपाउंडिंग की जर्नी को खेला और बेनिफिट लिया। आप देखोगे कोई भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल हो या स्पोर्ट्स स्टार हो या इंडिविजुअल हो, एक बहुत बड़ा रोल होता है एक अच्छे एडवाइजर का उसकी करियर में, उसकी लाइफ में और उसकी जर्नी में। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है हमारी लाइफ में। हमें अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, इन्फ्लेशन को बीट करने की जर्नी में जो हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लोग उसमें एडवाइजर के रोल को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये मेरी आखिरी स्लाइड है, ये बोल के मुझे कंक्लूड करना है आज शाम को
कि अच्छा एडवाइजर होना बहुत ज़रूरी है आपकी जर्नी में। तो आप उसका हाथ पकड़ के उसकी एडवाइस को फॉलो करके लंबे समय के लिए कंपाउंडिंग करते रहिए। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग बहुत सिंपल है। फॉर्मूला ये है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज टू द पावर ऑफ टाइम। और इस पूरी फॉर्मूला में जो सबसे पावरफुल वेरिएबल है वो है टाइम, बिकॉज इसके आगे का जो साइन है वो एक्सपोनेंशियल का साइन है, सिर्फ प्लस का या मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। तो आपको ये टाइम पूरे और लंबे जर्नी में 25, 30, 40 साल की जर्नी में बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे जब आपका भरोसा कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, वॉलेटिलिटी आपको डरा देगी या हरा देगी। और ऐसे टाइम पे अगर सही एडवाइजर आपके साथ हो जो आपको सही गाइड कर सके, काफ़ी टाइम कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है जब एडवाइजर बोले आपको कि नहीं, आपको एक बार निकाल देना चाहिए, यहाँ से निकाल के इस वाले फंड में डाल दीजिए या इस अलग एसेट क्लास में डाल दीजिए। जो भी टाइम के हिसाब से एडवाइस देने की ज़रूरत है वो आपको एक अच्छा एडवाइजर दे सकता है और आपकी जर्नी में हेल्प कर सकता है। विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस इवनिंग। Ketan, back to you. Thanks. Yeah, sure. So thank you very much, sir, for Ketan, just last point after that. So many times we always say फिर करे क्या आगे, and should, और आज के लिए बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या हम ये करेक्शन के लिए वेट करें, क्या हम और 10% नीचे गिरने के बाद इन्वेस्ट करें, क्या करना चाहिए। तो और ये सवाल मैंने भी अपने करियर में अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बार पूछा है। जब मंदी हुई है तो वो डर के वजह से कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, लेकिन उसके बाद फाइनल कंक्लूजन एक ही निकला है, इधर राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज राइट नाउ। आज 7 बजे, 8 बजे हो या 9 बजे हो, बट अगर आज पैसा है तो आज इन्वेस्ट कीजिए, कल पैसा है तो कल इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ इसे आप लिंक मत कीजिए। आपके पास अलग अलग चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स और एसेट क्लास है अपने पोर्टफोलियो को अग्रेसिव या डिफेंसिव बनाने के लिए, लेकिन पैसे को आइडल रह के बैंक में रखेंगे तो आपके कंपाउंडिंग का नुकसान होगा। उससे अच्छा है कि आप इसे कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपके कंपाउंडिंग को शुरू कीजिए राइट नाउ। थैंक यू केतन। right, sir. So thank you very much, sir, for addressing our investors. थैंक यू टू इन्वेस्टर्स ऑल्सो कि आपने वीकेंड में ज्वाइन किया और सर आपने भी वीकेंड में टाइम निकाला। सो थैंक यू वेरी मच। और कुछ सवाल है जो हम आंसर आपसे चाहेंगे सर। इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बट कॉमन सवाल को मैं थोड़ा अवॉइड करके जो स्पेसिफिक सवाल है अपने आपकी ओर से जानना चाहेंगे। तो बेसिकली सर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, तो सवाल पूछने से मैं पहले वो 2-3 पॉइंट भी कंक्लूड कर लूंगा। आपने एक SIP टॉपअप और एक SWP, ये दो जो कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझाए, सारे इन्वेस्टर को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। SIP टॉपअप में आपकी काफ़ी सारी वेल्थ में डिफरेंस आ जाता है आने वाले 10, 15, 20 सालों में। और सेम वे रेगुलर इनकम के लिए SWP से बड़ा या इससे कोई अच्छा ऑप्शन और कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेगुलर इनकम देने में भी हेल्पफुल हो सकता है। राइट। तो विद दैट नोट सर, क्वेश्चन में ऐसा है कि आपने एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की भी बात की, और लॉन्ग टर्म में एक 25 साल का एग्जांपल भी बताया। बट द क्वेश्चन इज के डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म क्या रखे, मतलब जब इक्विटी की बात आती है तो, क्योंकि हर किसी के पास 25 साल नहीं है, तो वेल्थ क्रिएट करनी है, बट डेफिनेशन नहीं बताया। हर कोई ये कहता है लॉन्ग टर्म, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म? ओके, सो मेरे हिसाब से यू राइट, सबके पास इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग लेट शुरू करते हैं, इसलिए जल्दी शुरू करना ज़रूरी है। लेकिन दूसरा फॉर्मूला या तरीका ये है डिफाइन करने का कि वो टाइम होराइजन जहाँ पे अगर आपका नसीब खराब हो और हर चीज़ खराब हो, मतलब आपने मार्केट के बबल के पीक पे इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट राउंड के तेजी मार्केट साइकिल के खराब टाइम में अगर पैसा एग्जिट किया, फिर भी आपका मिनिमम रिटर्न डेट के रिटर्न जितना या उससे ज़्यादा हो, वो टाइम होराइजन क्या होता है, एटलीस्ट उतना टाइम होराइजन मिनिमम आपको रखना ज़रूरी है अगर आपको कंपाउंडिंग वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है। तो जब हम डेटा देखते हैं दुनिया भर के मार्केट में और इंडिया के मार्केट में भी, तो ये देखा गया है कि नॉर्मली अगर आपका 10 साल का टाइम होराइजन हो तो उसमें आप खराब से खराब टाइम पे भी अगर आप इन्वेस्ट करके खराब टाइम में निकाल भी लेते हो अपने पैसे को, तो एवरेज 10 साल का मिनिमम रिटर्न जो है वो 8% के आसपास देखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एटलीस्ट वर्स ऑफ नहीं हो। अगर आपने इक्विटी में नहीं डाला होता और डेट में डाला होता तो भी 6 और 8% के आसपास रिटर्न
उसमें मिलता है आपको, तो उतना तो मिनिमम रिटर्न आपको इक्विटी से मिलना ही चाहिए। अगर आपका नसीब खराब हो और खराब टाइम पे जैसे कोविड का क्रैश हो गया, तब अगर आपको पैसा निकालना है, तो अगर किसी का सिर्फ 1 या 3 साल का होराइजन होता तो 30 से 40% के लॉस को लेके इन्वेस्टर को बाहर निकलना पड़ता। तो अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म होराइजन होता है मिनिमम 7 से 10 साल। अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और फिर भी इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो वो थोड़ा टॉस जैसा हो जाता है। अगर नसीब अच्छा होगा तो 10-15% रिटर्न बनेगा, अगर नसीब अच्छा नहीं होगा तो -10 भी बन सकता है। तो जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि आपके मेहनत के पैसे से टॉस क्यों करना चाहिए, बेटर टू कीप टाइम इन योर हैंड। सो ये there is a logic behind why we say 7 or 10 years. It is not coming out of thin air. But हमने ये देखा है कि जब आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखोगे तो मिनिमम रिटर्न 7 से 8% का किस फेज में मिनिमम मिलता है, तो वो नंबर 7 साल का है, और इसीलिए मिनिमम 7 साल होना बहुत जरूरी है। और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको ये कंफर्म करने के लिए कि अगर हमने जनवरी 2008 में इन्वेस्ट किया होता, ये जो सबसे बड़ा करेक्शन हुआ था पिछले 20 साल में 50-60% का, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई थी, तो उस करेक्शन का जो सबसे तेजी का डेट था वो डेट थी 7 जनवरी 2008। तो अगर आपने हमारे कोई भी इक्विटी फंड में या निफ्टी में तभी 100 रुपया लगाया होता, तो वो 100 रुपया वापस मिलने के लिए आपको मिनिमम 6 साल रुकना पड़ता। वो सेम वैल्यू 6 साल के बाद फिर से 100 रुपए की आई थी, तो 6 साल में भी आपका रिटर्न 0 ही होता। लेकिन अगर इसी 6 साल में SIP के जरिए इन्वेस्ट किया होता तो मिनिमम रिटर्न सीधे 7.5% हो जाता है, और 6 में 1 साल और अगर ऐड कर दिया तो 7.5 का रिटर्न आपका सीधा 10.5-11% बन गया। तो इसीलिए फिर से कहीं से भी आप देख लीजिए 7 साल मिनिमम होना जरूरी है। राइट सर, सो थैंक यू फॉर योर प्रिसाइज आंसर कि भाई 7 से 10 साल एक आइडियल टाइम होराइजन है जहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा सवाल सर, ये फंड स्पेसिफिक आ रहा है कि इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड्स, कि भाई मेरे को कोई इंडेक्स लेके रख देना चाहिए या 5-7 डाइवर्सिफाइड एक्टिव फंड ले लो, तो वो डिफरेंस क्या है इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड में, और क्यों एक्टिव फंड लेने चाहिए? इंडेक्स फंड जो है इसमें मान लो निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है और सबसे लिक्विड इंडेक्स है। बाकी सब इंडेक्स में बहुत तकलीफ होती है परचेज करके सही भाव पे आपको NAV मिले, तो हम निफ्टी का सिर्फ एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, तो जब भी आप इंडेक्स फंड निफ्टी का खरीदते हो, DSP का निफ्टी इंडेक्स फंड या XYZ म्यूचुअल फंड का निफ्टी इंडेक्स फंड, तो उसमें ये 50 स्टॉक का एग्जैक्ट एक्सपोजर मिलेगा। इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होगा कि स्टॉक का रेशियो क्या होना चाहिए। तो निफ्टी इंडेक्स में अगर 11% रिलायंस है तो ये फंड का भी एक्सपोजर 11% रिलायंस होगा। अगर 2% येस बैंक है तो इसमें भी 2% येस बैंक होगा। अगर 0.5% दीवान हाउसिंग था कुछ सालों पहले, तो इसमें भी 0.5 दीवान हाउसिंग होगा। तो इंडेक्स फंड में अच्छी कंपनीज भी होती है और कुछ खराब कंपनीज भी होती है। तो नॉर्मली फंड मैनेजर इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। जो भी इंडेक्स में होगा आपको उसी हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में कंपोजिशन मिलेगा। अब जब आप एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा देते हो तो वो अपना जजमेंट लेके आता है। वो ये बोलता है कि ये 50 कंपनी में मुझे ये पूरी की पूरी 50 कंपनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे कुछ रूल्स लगाने हैं। हम सिर्फ वही कंपनी खरीदेंगे जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट से 1.5 या 2 गुना ज्यादा हो, तो मिनिमम 13-14% ROE एंड अबव। हम सिर्फ वही कंपनी लेंगे जिसकी बैलेंस शीट्स क्लीन हो या जिसके बैलेंस शीट पे लेवरेज ना हो। तो कोशिश एक्टिव फंड मैनेजर ये करता है कि ये इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दे। ये देखा गया है नॉर्मली कि जो अच्छे फंड मैनेजर्स है वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ फंड मैनेजर्स है जिनका या तो टाइमिंग खराब हो या उनकी स्टाइल फेवरेबल ना हो या नसीब खराब हो या स्किल खराब हो, वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हर फील्ड में अच्छे प्रोफेशनल्स है और बिलो एवरेज प्रोफेशनल्स है, वैसे फंड मैनेजमेंट भी सेम चीज है। तो देयर आर एक्टिव फंड्स व्हिच बीट द इंडेक्स एंड देयर आर एक्टिव फंड्स व्हिच डोंट बीट द इंडेक्स। सो फॉर यू एज एन इन्वेस्टर, इफ यू नो हाउ टू चूज एन एक्टिव फंड, you should be in an active fund. If you do not know how to choose an index fund, how to choose an active fund, then you have two choices. You go to an index fund as choice one. Second choice is you go to an advisor, you go to a distributor who through his research will tell you that these are the 4 or 5 good active fund managers.
जिसको आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब एक्टिव फंड्स आप ढूंढते हो तो उसमें आपको एक स्टाइल की डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे हमारे फंड हाउस में 4 स्टाइल के फंड मैनेजर्स है। एक है जो बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा एक फंड मैनेजर है जो क्वालिटी को इंटैक्ट रखता है, लेकिन वो जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता हो, जिसे हम वैल्यू स्टाइल बोलते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करता है। तीसरा एक फंड मैनेजर बोलता है कि मैं ये स्टाइल्स में पैसा मैं दोनों में इक्वल डाल दूंगा। और एक चौथा फंड मैनेजर है वो हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो आपके पास चॉइस एक होती है, जबकि इंडेक्स फंड में ये पूरा एक मिक्सचर हो जाता है। पर्सनली मेरा बिकॉज मेरे पास वो स्किल सेट है एक्सपीरियंस की वजह से, और ये धंधे में 20 साल 25 साल निकालने की वजह से आई एम एबल टू आइडेंटिफाई अ गुड एक्टिव फंड मैनेजर, सो आई प्रेफर एन एक्टिव फंड, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। राइट शशु, थैंक यू वंस अगेन सर। आगे सर एक दो और सवाल है, बट कुछ सवाल जो कॉमन है मैं उसके सर आंसर ब्रीफ में कर देता हूँ। काफी लोगों ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा है, एनजे के ई-वेल्थ प्लेटफॉर्म के थ्रू ईटीएफ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, नॉमिनी को मैं कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे बताऊं, नॉमिनी को मैं कैसे नॉलेज दूं, ये सब। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। तो आई एम श्योर हमारी एनजे की टीम और हमारे एनजे के पार्टनर्स आर कैपेबल इनफ, वो आपको 100% ये सारे सवाल के जवाब दे देंगे, और ये सारे सवाल के जवाब इज अवेलेबल विद देम। किसी ने आईडीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म भी पूछा है, जो मैंने एसडब्ल्यूपी या सर में रेगुलर इनकम की बात की, तो इट इज नथिंग बट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान, जो कि पुराना एसडब्ल्यूपी है। हम पहले एसडब्ल्यूपी बोलते थे और आज भी आप कोरिलेट कर सकते हो एसडब्ल्यूपी के साथ, बट बिकॉज ऑफ रेगुलेशन उसका नाम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल हो गया है। सो दैट इज इट। सर एक सवाल आपके लिए, सवाल ये है कि थोड़ा बहुत लोगों ने ये करंट मार्केट जो वॉलेटिलिटी है उसके थोड़े की पॉइंट्स पूछे हैं कि भाई क्यों ये वॉलेटिलिटी है और ये कितने समय तक चल सकती है, और एक लेमैन इन्वेस्टर, एक रिटेल इन्वेस्टर को इसमें क्या करना चाहिए। दो आपने ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया था, बट ब्रीफली एक बार आंसर में भी कवर कर लीजिए सर। ओके, सो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक एफडी होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन से मूव होती है जिसका स्लोप मोर और लेस स्ट्रेट होता है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि ये एसेट क्लास इक्विटी उस स्ट्रेट लाइन से कभी ऊपर जाता है या कभी नीचे आता है। और वॉलेटिलिटी के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव वॉलेटिलिटी और नेगेटिव वॉलेटिलिटी। पॉजिटिव तब होती है जब एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा मिलता है। हमारा मान लो हमने सोचा है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न हमें 10-12% मिलना चाहिए और 1-2 साल में हमें 20% रिटर्न मिल गया, तो वो हो गई पॉजिटिव वॉलेटिलिटी। तो जब पॉजिटिव वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो लाइकवाइज दूसरा उसका साइड है नेगेटिव वॉलेटिलिटी, क्योंकि हर चीज में एक साइकिल होती है। लाइक इन लाइफ, we have rising markets, falling markets, we have sunrise and then sunset, we have different seasons. So that is part of market. So I'm not giving you a technical answer right now, I'm giving you a very conceptual answer कि वॉलेटिलिटी क्यों होती है का पॉइंट ये है कि ये दोनों बाजू होती है। तो जब ये पॉजिटिव वॉलेटिलिटी होती है तो बाजार या इन्वेस्टर्स इसे चुपचाप ले लेते हैं खुश होके कि चलो ये मिल गया मुझे 20% रिटर्न, लेकिन ये 20% आगे के रिटर्न को थोड़ा प्रीपोन कर लेता है, तो अगले 2-3 साल फिर अपने आप ये रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलेटिलिटी हमेशा होती है, ये नया नहीं है कि आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले 6 महीने में मार्केट नीचे गिरा है। हर 2-3 साल में वॉलेटिलिटी होती है और होती ही है। इनफैक्ट इवन जिन साल में मार्केट का रिटर्न बहुत पॉजिटिव हुआ है, अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनमें भी 10 से 15% एनएवी विद इन द सेम ईयर ऊपर नीचे हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलेटिलिटी इज यूनिवर्सल। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये अभी क्यों हो रही है या अभी इतना ज्यादा क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, क्यों हम 6 या एक साल पहले इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ है कि कोविड के बाद जो हर गवर्नमेंट ने सोचा कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है या ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गया था क्योंकि लॉकडाउन्स हुए थे, तो धंधा बंद हो गया था, सब कंपनीज के प्रॉफिट्स 1-2 क्वार्टर के लिए स्लो हो गए थे, और हर देश ने अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मॉनेटरी स्टिमुलस या आप क्या बोल सकते हैं कि हर देश के बैंक्स ने, रिजर्व बैंक ने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट्स में लगाया और इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा नीचे कर लिया। तो मान लो इंडिया में अगर
इंटरेस्ट रेट 7% होने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें इन्फ्लेशन जनरली बहुत ज़्यादा होता है। हमारे देश में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 10 से 12% का है, तो इंटरेस्ट रेट 7 से 8% होने चाहिए। लेकिन रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को काट के 4% पे लेके आए थे, क्योंकि दे वांटेड टू सपोर्ट ऑल इकोनॉमी, good big businesses and small businesses and SMEs and the individual entrepreneurs by giving them access to capital। कि भले ये कोविड का लॉकडाउन वाला फेज है, लेकिन आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हमारी गवर्नमेंट या हमारी रिजर्व बैंक फुलफिल करेगी, आपके पास लिक्विडिटी मिलेगी और लो कॉस्ट पे मिलेगी। तो जब ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए, और वो 1-2 साल ऐसे निकले जब कंपनीज ने भी बहुत मेहनत करके लिस्टेड मार्केट में अपने खर्चे को कम कर दिए, और फिर जब लॉकडाउन खुल गए तो फिर से प्रॉफिट आना शुरू हुआ, रेवेन्यू आ गया, लेकिन खर्चे कम हो गए तो सडनली प्रॉफिट्स बढ़ गए। जो हर साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेट था 7 या 8% का, वो स्ट्रेट अवे 25-30% से ग्रो होना शुरू हो गया। तो मार्केट हमेशा हर न्यूज को एक्स्ट्रापोलेट कर लेती है, अच्छे टाइम को भी ज्यादा खींच लेती है, लाइक अ पेंडुलम एक एक्सट्रीम पे ले जाती है, और बुरे टाइम को भी ज्यादा खींच के दूसरे एक्सट्रीम पे ले जाती है। तो मार्च 2020 जब मार्केट 40% गिरा था, वो एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे मार्केट चला गया था, और पिछले 7-8 महीने में मार्केट जो बहुत ऊपर भी गया था बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स, और दुनिया भर में इतनी सारी लिक्विडिटी फ्लोट हो रही थी, तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चला गया। तो ये अब नॉर्मलाइज हो रहा है, और जब बहुत ज्यादा पैसा इकोनॉमीज में घूमता है, फ्रीली फ्लोट होता है, और उसके सामने जो गुड्स और सर्विसेज है उस पर कंट्रोल होता है, या वो बहुत उसका सप्लाई कम हो जाता है। मुझे मान लो हमारी कंपनी को 500 आईफोन खरीदने हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई में अभी प्रॉब्लम हो रहा है, शिपिंग इंडस्ट्री ब्लॉक्ड है, शिप्स आर नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ चाइना इश्यूज, यूक्रेन इश्यूज एंड स्टफ लाइक दैट। चाइना में अभी भी लॉकडाउन चालू है, तो 500 के बजाय हमें सिर्फ 100 फोन मिल रहा है। तो व्हाट विल वी डू? हम बोलेंगे हमें कोई भी भाव पे हमें फोन ज्यादा चाहिए, तो ये फोन के भाव बढ़ जाएंगे, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ये इजी मनी की वजह से, और सप्लाई कम हुआ जबकि डिमांड उतनी की उतनी ही थी या ज्यादा हुई, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, हर कंट्री की करेंसी पे वीकनेस आती है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज। डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितनी भी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, हमारी करेंसी में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाता है। सो इन्फ्लेशन इज बैड, गवर्नमेंट्स डोंट लाइक इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक्स डोंट लाइक इन्फ्लेशन। और जब जब इलेक्शन का साल होता है, नॉर्मली ये देखा गया है कि कोई भी देश में इन्फ्लेशन के साथ अगर गवर्नमेंट इलेक्शन में जाती है तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट्स हेट इन्फ्लेशन, सो द नेक्स्ट रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन इज टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। और इसलिए पिछले 6 महीने से या पिछले 3 महीने से इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग रेट्स, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो रिजर्व बैंक नॉर्मली जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी होती है उस दिन आके अनाउंस करता है कि हमें रेट्स बढ़ाना है या कम रखना है। लेकिन इस बार 2 पॉलिसी के बीच में सडन अनाउंसमेंट करके रिजर्व बैंक ने बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करेंसी वीक हो रही है, दुनिया भर में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप, so we need to increase interest rates. So these are few of the reasons why volatility has increased. And lastly, पिछले 10 साल में ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड हुआ था, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न आया था टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्लोबली, और पिछले 10 साल में कमोडिटी सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ है। कंपनीज और बिजनेसेस और प्रोमोटर्स ने नए स्टील के प्लांट नहीं लगाए हैं, नया ऑयल ड्रिलिंग नहीं किया है, तो वो पूरे सेक्टर में कैपेसिटी कम हो गई थी। और सडनली जब ऑयल की डिमांड, ये जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, तो एक सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड का ऑयल मार्केट में आना बंद हो गया, और जो पिछले 10 साल में जितना सप्लाई ऑयल का होना चाहिए था वो नहीं रहा है। तो सडनली ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप फ्रॉम $50 to $120। जब ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं, ऑयल इज अ वेरी बिग कमोडिटी इन मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं इसके वजह से। और उसके वजह से भी जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और भाव ऑलरेडी बढ़ चुके थे स्टॉक मार्केट में, ऑब्वियसली most investors will say let me sell these stocks because their profitability is going to come down, or the stock prices have to come down to reflect the lower profitability. तो ये adjustment का phase है अभी, and we are going through that phase of adjustment, and my view is that probably half of that adjustment has already happened. We may be 10-15% away from the right prices that most companies deserve.
अगर यूक्रेन रशिया का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है और ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाए तो ये वॉलेटिलिटी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव वॉलेटिलिटी में। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये शायद टाइम लगेगा, इट विल नॉट हैपन इन अ हरी। लेकिन मेरा एक ये डिस्क्लेमर भी है कि मैं ऐसे 10 बार कुछ सोचता हूँ तो 6 बार सही जाता हूँ और 4 बार गलत भी जाता हूँ, तो इसको आप थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। अच्छा, वंस अगेन सर, थैंक यू। और एक लास्ट सवाल ले लेते हैं सर। लास्ट सवाल वेरी मतलब इजी कह सकते हैं कि एक कॉमन सवाल है जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट मीट में या इन्वेस्टर मीट्स में आता है, और लोग यही पूछते रहते हैं कि हमेशा हर एक प्रेजेंटेशन में ये बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करो, बट व्हाट अबाउट प्रॉफिट बुकिंग, पैसा निकाले कब? तो दैट इज द एक आंसर आपके पास से चाहिए। बिल्कुल। सो मेरा फॉर्मूला क्या है, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है और मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट या पहला यूनिट मैंने खरीदा था 1998 में, जब कॉलेज से पास होकर नौकरी में पहली नौकरी मिली और पहली सैलरी मिली। थैंकफुली मेरा रोल था कि कंपनी का पैसा म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी है LNT करके, उसके ट्रेजरी का इन्वेस्टमेंट देखता था तभी, और उस काम की वजह से समझ आ गई बहुत जल्दी लाइफ में कि लॉन्ग टर्म में क्यों इक्विटी में पैसा बनता है, क्यों इस एसेट क्लास में क्षमता है और ताकत है इन्फ्लेशन को बीट करने की। तो ये 98 में वो समझ आ गया था, किसी ने आके समझा दिया था एक प्रेजेंटेशन करके, वो दिमाग में फॉर्मूला बैठ गया कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी है। क्योंकि इक्विटी क्या है, इक्विटी इज अबाउट बीइंग अ बिजनेसमैन। आप 50 बिजनेसेस को खरीद रहे हो और उनको जैसे जैसे उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं आपको उस प्रॉफिट का पार्टिसिपेशन मिलता है। तो लॉन्ग टर्म तो वो 98 में जो पहला यूनिट खरीदा था पहली सैलरी से, उसके बाद 22 साल में 22 इंटू 12 मंथ, जितने भी महीने हैं, ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब मैंने अपना सेविंग इन्वेस्ट नहीं किया हो। तो ये आपको मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, ये डेफिनेटली वर्क करता है। अब साथ में ये भी होता है कि मार्केट्स कभी-कभी रबर बैंड के जैसे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रीम तरफ चले जाते हैं। तेजी में हम इसे बहुत ही ऊपर के एक्सट्रीम पे ले जाते हैं प्राइसेस को, जब मार्केट में एक बबल जैसा बन जाता है, जो पिछले 1.5-2 साल में हो रहा था। मैंने उस टाइम पे मेरे पर्सनल गोल को मार्केट के वैल्यूएशन के साथ मैच करके एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया। 2012 के बाद मैंने एक भी बार पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग नहीं किया था, लेकिन 2020 और 21 में जब मार्केट बहुत ज़्यादा स्पीड से कोविड के बाद ऊपर गया, तो हमारे पास एक फंड है जिसको मैंने आपको बताया अभी, इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, जिसमें 30 रुपया डेट में होता है। तो जब ये 70 रुपीज इक्विटी मार्केट के ऊपर जाने की वजह से 80 रुपीज हो जाता है, तो ये अपने आप 10 रुपए को बेच के डेट में शिफ्ट कर लेता है। तो ये ऑटोमेटिकली एक रीबैलेंस हो जाता है। तो नॉर्मली मैं मेरा पैसा हाइब्रिड फंड में ज्यादा रखता हूँ जब मार्केट बबल या महंगे फेज में होता है। दूसरा मेरा एक मीडियम टर्म गोल था कि मुझे अपने रेंटेड हाउस से निकल के खुद का घर खरीदना था, जो 2-3 साल बाद लेने का प्लान था। बट क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, मैंने सोचा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके मैं अपने थोड़े मीडियम टर्म गोल को आगे खींच लेता हूँ, एंड आई डिसाइडेड टू बाय अ हाउस लास्ट ईयर। सो दैट इज हाउ आई अप्लाइड इन माय ओन वे। ईच वन ऑफ यू हैज टू डिसाइड आपका गोल क्या है, आपका रिस्क का एपिटाइट कितना है, और आप और मार्केट का वैल्यूएशन का एनवायरनमेंट क्या है। मार्केट स्टेडी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है, या एक्सट्रीम पे है। 10 साल में 2 या 3 बार, या 10 साल में 2 या 3 साल मार्केट एक्सट्रीम स्टेट पे जाता है, या तो एक्सट्रीम मंदी में या एक्सट्रीम तेजी में। रीबैलेंस करना चाहिए मिडल ऑफ द पाथ पे नहीं, एक्सट्रीम्स पे। बहुत मंदी में जब मार्केट होता है तो बाकी सब एसेट क्लास में से निकाल के पैसा मार्केट में लगाइए ज्यादा। बहुत तेजी में जब मार्केट जाता है तब थोड़ा पैसा निकाल सकते हो अपने और कोई गोल को फुलफिल करने के लिए, या हाइब्रिड फंड में एक स्टेप नीचे आना है तो आप इक्विटी फंड से निकल के बैलेंस फंड है, या इक्विटी एंड बॉन्ड फंड है, या एसेट एलोकेशन फंड है, उसमें आपका पैसा शिफ्ट कर दो। So that is how I do profit booking, but I have never on a single day got out of the market. So my degree of equity can keep fluctuating. To give you an example, मैं हमेशा मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर मेरा 80% होता है, 100 रुपए में से 80 रुपया। तो तेजी में 80 पे जाता है, मंदी में वो 40 पे आता है। आज की तारीख में अराउंड 55 पे है। So it's not at the high, it's not at the low, it's somewhere in between, because मार्केट भी एक्सट्रीम पे नहीं है, मार्केट भी somewhere in the middle है।
ये मेरा रेशियो है, हर आदमी का रेशियो अलग होना चाहिए, और इसके लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करके अपना पर्सनल चॉइस डिसाइड कर लीजिए. Right, sir. So thank you very much, sir. Last point here, one very powerful statement I had learned 2 years back when I was in a classroom. जैसे आप एक क्लासरूम में हो, तो मैं भी एक क्लासरूम में था, और कोई 50 साल के वेटरन ने बोला था, और ये सवाल मैंने भी पूछा था कि प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए. तो उसने आंसर ये दिया था कि यू शुड डू प्रॉफिट बुकिंग at 2 times. 1, when you need the money for a goal. 2, when the market is drunk. So once in 10 years, market does get drunk, और market players get drunk. So जैसे पिछले 1 साल में हम देख रहे थे, दुनिया भर में करोड़ों लोग डीमैट अकाउंट खोल के जंक स्टॉक्स में पैसा लगा रहे थे, और स्टॉक्स का क्रेजी रिटर्न आ रहा था, तो मार्केट वाज समवेयर गेटिंग ड्रंक एंड देयर वाज अ गोल. सो आई एम जस्ट saying, keep that formula in your mind. At last stay invested, but when markets get drunk, or you feel like getting drunk, which means your animal instincts are rising, उस टाइम पे आप प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए. राइट सर. तो इक्विटी में रहना तो पड़ेगा, भले ही प्रपोर्शन चेंज होता रहे, वो आप चेंज कर सकते हो. और दूसरा, ये जिन्होंने भी सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों ने एसेट एलोकेशन के भी बारे में पूछा है, तो क्रक्स यही है कि वी हैव अ प्रोडक्ट्स, वी हैव अ कंसेप्ट्स, कि जहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि लमसम पैसा है और प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट का जब भी खराब समय चल रहा हो तब उसको एडवांटेज लेना है, तो एसेट एलोकेशन फंड जैसे कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है या मार्स डायनेमिक कैटेगरी है, वो भी आप कर सकते हो. और एसआईपी के इन्वेस्टर के लिए तो वैसे भी आई सपोज कि वो वोलेटिलिटी का एडवांटेज उनको अपने आप मिल जाता है, यूनिट्स ज़्यादा मिल जाते हैं खराब समय में, तो उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. वंस अगेन थोड़े बहुत बेसिक सवाल है सर, जो कि मैं आई वुड रिक्वेस्ट क्लाइंट्स कि आप अपने पार्टनर्स जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है उनको कनेक्ट कर लें, और मैं अपने पार्टनर्स एनजे के पार्टनर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको आपने आज बुलाया है उनको एक कॉल कर लीजिएगा पोस्ट मीटिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल देख रहा हूँ कि आपका शायद एक कॉल चला गया तो उनके ये डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ सर, वो भी बेसिक ही है कि SWP में टैक्सेशन क्या रहता है. तो बेसिकली सर ने एग्जांपल दिया कि SWP आप इक्विटी एंड बॉन्ड फंड मतलब हाइब्रिड कैटेगरी में करोगे तो उसका टैक्सेशन इक्विटी रहता है, और इक्विटी टैक्सेशन 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म में आ जाता है, और गेन के ऊपर 10% टैक्स आपको लगता है. तो अगर सर का एग्जांपल ही अगर कंटिन्यू करते हैं हम कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 5,000 विड्रॉ किया, तो साल का वो 60,000 विड्रॉल होगा. 60,000 में से जो गेन होगा, से फॉर एग्जांपल 12%, तो 7,000 पे ही आपको टैक्स लगेगा, दैट टू 10%, मतलब 7,000 का 10% इज ओनली 700 रुपया. और वो भी अगर पूरे साल में आपने इक्विटी में से 1 लाख का प्रॉफिट नहीं बनाया है, तो 1 लाख तक का प्रॉफिट तो टैक्स फ्री है. तो मोरलेस आप SWP में टैक्सेशन का एडवांटेज भी है, बहुत हद तक आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाता है. ऑफ कोर्स आपने ज्यादा अमाउंट डाली है और ज्यादा SWP की अमाउंट ली है तो थोड़ा बहुत टैक्स लग सकता है आपको, बट फिर भी आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कीजिए, वो आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझा देंगे. सो थैंक यू टू द इन्वेस्टर्स कि आप ये वीकेंड में जुड़े, एंड सर वंस अगेन थैंक यू टू यू आल्सो कि आपने भी हमारे लिए और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए समय निकाला. सो दैट्स कंक्लूड्स आवर टुडेस मीट. सर, एनी फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड? Time is the best fund manager, better than me or you or each one of us individually. Give time to your investments. Your investments will pay back. Stay invested. Invest for good. That's what मेरे टी-शर्ट पे अगर आप देखोगे तो वो हमारा लोगो भी है DSP का. आई थिंक यहाँ पे दिखेगा आपको. Invest for good. थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा सर. Yes, if you can see that. Invest for good. इन्वेस्ट फॉर गुड. यस. So ये हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते, we genuinely believe कि पैसा टाइम से ही बनता है, और टाइम ही सोल्यूशन है वॉलेटिलिटी का. तो डोंट वरी, हैव फेथ इन द एसेट क्लास एंड हैव फेथ इन ऑल ऑफ अस, एंड वी विल एंश्योर दैट योर जर्नी इज कंप्लीटेड. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस वीकेंड. Thank you, sir. Thank you. And that's concludes the today's Saturday school, and you can log off. Thank you, sir. Thanks, Ketan.